नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। पिछला माइक ठीक नहीं था, इसलिए फिर से पुराना माइक लेकर के आया। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसी भाग के दूसरे चैप्टर में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसका शुरुआत अनुच्छेद 16 से होगा। कल 12 से लेकर के 15 तक हम लोगों ने कवर किया था। आज हम 16, 17 और 18 तीन और कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके ऊपर आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है भाग 3 मूल अधिकार, आर्टिकल 16। इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है कि मूल अधिकार का आर्टिकल 16 उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये आर्टिकल है। और उनके लिए क्या क्या प्रावधान लाया गया है हमारे संविधान में, उसके विषय में बताता है। आर्टिकल 16 का खंड 1 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अधिकार, कंपीट करने का सबको इक्वल राइट, उसके बारे में बात करता है। इसमें सरकारी नौकरियों में जो भी पद होंगे, उस पद में आरक्षण का प्रावधान कहाँ से आया, वो जब हम आर्टिकल 16 को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। आर्टिकल 16 का खंड 2 कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। यानी भारत के किसी कोने का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में काम कर सकता है, सरकार के लिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ज्वाइन कर सकता है। अगर इस तरह का कोई भेदभाव होता है कि ये आदमी यहाँ का नहीं है, कहीं और का है, तो इसको हमारे संविधान ने अनैतिक करार दिया है। ये असंवैधानिक है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव जन्म स्थान, लिंग और जाति तथा अन्य आधार पे नहीं बनाया जा सकता। एक्सपेक्ट कंपटीशन। तीसरा भाग कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। निवारित का मतलब होता है रोकेगी नहीं। इसका आर्टिकल 16 का जो पीछे के 2 भाग हैं, वो संसद को या राज्य विधानमंडल को कोई नियम बनाने से नहीं रोकेगी। किस तरह के नियम? किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो। ऐसा राइट, ऐसा नियम बनाया जा सकता है जैसे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने यहाँ रिक्रूट करने वाले लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न एरिया के आधार पे ला सकता है, वैसा कहा जा रहा है। हालांकि दूसरा कहता है कि किसी भी तरह का भेद नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। जैसे उर्दू के टीचर की नियुक्ति है या संस्कृत के टीचर की नियुक्ति है, तो वहाँ पे उसका जन्म, व्यक्ति का जन्म, जाति कोई मैटर नहीं करता, लेकिन व्यक्ति का उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का इंफॉर्मेशन, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का ज्ञान, वो मैटर करता है। उसके आधार पे कोई भी नियम बनाया जा सकता है। इसका चौथा अनुच्छेद का आर्टिकल 16 का चौथा भाग कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में है जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं करेगा।
यानी कि किसी भी स्टेट का अगर पॉपुलेशन को के एवरेज को देखा जाए और गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले लोगों के एवरेज को देखा जाए, तो अगर इसमें किसी भी तरह का अगर डिफरेंस आता है कि पर्टिकुलर वर्ग के लोग ही गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और जो पिछड़े वंचित लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, तो ऐसे में उन्हें गवर्नमेंट के बॉडी के साथ जोड़ने के लिए, गवर्नमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए वैसे वर्गों को, वैसे जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान हमारा संविधान करता है। इसके लिए राज्यों को और सरकारों को छूट प्रदान करता है कि इसके लिए आप कोई नियम आरक्षण का बना सकते हैं। वहीं पे चौथा का क कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व सेम वही जो बात पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है, वही बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए ऐसा अगर अलग से प्रोविज़न गवर्नमेंट बनाती है तो उसके लिए हमारा संविधान छूट देता है। चौथा का ख कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी हुई ऐसी रिक्तियों को, अब ये देखिए, ये जो खंड कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस साल 100 रिक्तियाँ निकली जिसमें से 50% आरक्षित हैं, उसमें से अनारक्षित 50% भर गए और आरक्षित में से मात्र 10% भरे और 40% रिक्तियां बाकी रहती हैं, तो उन रिक्तियों को एक्सटेंड करके आगे बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकारों को है, जो स्पेशल प्रोविज़न के हिसाब से ही उसमें रिक्रूटमेंट किया जा सके। और इसके अलावा हमारा संविधान कहता है 5वें खंड में कि इस अनुच्छेद में की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन या प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। जैसे मठों मंदिरों में पुजारी हो गए, चर्च में पादरी हो गया, तो इसके लिए जो पुराना कस्टम है उस पुराने कस्टम के आधार पे वहाँ पे अगर रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं करेगी। पुराने कस्टम को फॉलो करने का अधिकार धार्मिक संस्थाओं को है। छठा कह रहा है इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्याधीन खंड 4 में उल्लेखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। ये जो छठा इसमें जो आपको जुड़ा हुआ मिल रहा है, यह अभी हाल ही में सरकार ने 2019 में 10% जो EWS का प्रोविज़न लाया है उसके लिए ये छठा इसमें जोड़ा गया है। इसके पहले 5 ही थे, ये छठा अनुबंध खंड इसमें इस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। जो आर्थिक रूप से सवर्णों को गरीब हैं, ऐसे सवर्ण जो आर्थिक रूप से गरीब हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान देता है। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में आप अस्पृश्यता नहीं कर सकते हैं। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा या विधि के अनुसार दंडनीय होगा। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे अगर किसी को अछूत मान करके और कोई व्यवहार किया जाता है उसे दंडनीय अपराध आर्टिकल 17 बनाता है। 18वां आर्टिकल कहता है उपाधियों का अंत। पहले अंग्रेजों के ज़माने में वायसराय जो है, अंग्रेज के जो पदाधिकारी भारत में शासन करते थे, वहाँ वह भारत के वैसे लोगों को जो लोग क्राउन के प्रति, ब्रिटेन के क्राउन के प्रति वफादार होते थे, उनको अलग अलग नाम और उपनाम दिया करते थे, उपाधियाँ दिया करते थे। जैसे सर की उपाधि दिया जाता था,
राय बहादुर का उपाधि दिया जाता था। लॉर्ड का उपाधि तो नहीं दिया गया। राय और सर इत्यादि, राय बहादुर और सर और राय, इसका उपाधि जो दिया जाता था, उन उपाधियों के अंत के विषय में आर्टिकल 18 कहता है। इसका पहला खंड कहता है, राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। सरकार किसी को भी सेना का जो पोस्ट है, जैसे जनरल हो गया, मेजर हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये उपाधि आप यूज़ कर सकते हैं। सरकार इसको किसी को दे सकती है, चाहे वो रिटायर्ड हो या ऑन ड्यूटी हो। दूसरा, किसी ने पढ़ाई किया, डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, उसको डॉक्टर की उपाधि सरकारें दे सकती हैं। बस इतना ही देने का अधिकार है। इसके अलावा पद्म विभूषण ये जो दिया जाता है पुरस्कार, ये नाम के साथ नहीं जोड़ा जाता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 18 करता है। आपने किसी का नाम नहीं सुना होगा, भारत रत्न फलाना, पद्म विभूषण चिलाना, ये सब आपको सुनने को नहीं मिला होगा। उसका कारण यही है, हमारे संविधान का आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 का दूसरा खंड कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी दूसरा गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के सिटीजन को डायरेक्ट अप्रोच करके किसी भी तरह का अवार्ड नहीं दे सकता है, नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। कोई अगर विदेशी भारत सरकार के लिए काम करता है, तो अगर उसको कोई दूसरा कंट्री किसी भी तरह का रिवार्ड देना चाहती है या अवार्ड देना चाहती है, तो उसको सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा, आदेश लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के आदेश के बाद ही वो किसी तरह के उपाधि को स्वीकार करेगा। चौथा प्रोविज़न इसका कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो नागरिक हो। चौथा जो है वो नागरिकों के लिए है, तीसरा जो है गैर नागरिकों के लिए। किसी भी स्थिति में अगर आपको बाहर से किसी भी तरह का पद, गिफ्ट या आपको नाम का उपाधि दिया जाता है, तो आप धारण नहीं कर सकते बिना राष्ट्रपति के सहमति के। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। ये इस पे कल एक अलग से चैप्टर रखेंगे, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए आप इसी को देखें, समझें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो सवाल करें। जय हिंद, वंदे मातरम।